मंत्रिमंडल की जो शक्तियाँ हैं उसकी दूसरी श्रेणी है कार्यपालिका संबंधी अधिकार। मंत्रिमंडल ही शासन की वास्तविक कार्यपालिका शक्ति है और राजपद में निहित समस्त अधिकारों का प्रयोग राजा के नाम से इसी के द्वारा किया जाता है। 1918 में शासन यंत्र समिति मशीनरी ऑफ गवर्नमेंट कमेटी के अनुसार कार्यपालक क्षेत्र में मंत्रिमंडल के निम्नलिखित 3 मुख्य कार्य माने जाते हैं। पहला, संसद में प्रस्तुत की जाने वाली नीति का अंतिम निर्धारण। दूसरा, संसद द्वारा निर्धारित नीति के अनुरूप राष्ट्रीय कार्यपालिका का सर्वोच्च नियंत्रण। तीसरा, राज्य के विभिन्न विभागों के अधिकारियों की सीमा का निर्धारण और उसमें सदा सामंजस्य बनाए रखना। तो ये जो 3 मुख्य कार्यपालिका शक्तियाँ क्या हैं? एक तो नीति का निर्धारण करना, संसद में प्रस्तुत होने वाली पूरी नीति ओवरऑल जो जिम्मेदारी है वो मंत्रिमंडल की है। और जो निर्धारित नीति है, जो एक बार नीति बन गई, उसके अनुरूप पूरी कार्यपालिका जो राष्ट्र की है वो उस हिसाब से कार्य करे और उस पर नियंत्रण रखे। और जो तीसरा है कि जो विभिन्न विभाग है उनके अधिकारियों में उनके अधिकारियों के जो अधिकार है उनके सीमाओं का निर्धारण और उनके बीच में कोऑपरेशन सामंजस्य बिठाना। मंत्रिमंडल को नीति का चुंबक माना जाता है। वह समस्त राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रश्नों पर अपनी नीति का निर्धारण करता है। मंत्रिमंडल के निर्णयों का संबंधित विभाग क्रियान्वित करते हैं। वह अपने निर्णय को वैधानिक रूप देने के लिए प्रशासनिक विधियों और संसदीय विधियों के निर्माण का मार्ग चुनता है। मंत्रिमंडल विधि निर्माण के क्षेत्र में संसद का नेतृत्व करता है। पूरी तरह से नीति का निर्धारण का काम मंत्रिमंडल के पास है और उस नीति के मुताबिक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रश्नों पर उसे जूझना है, उसका हल ढूंढना है। ये सारा काम मंत्रिमंडल का है और मंत्रिमंडल अपने अलग अलग विभाग को इन कामों को बांटती है। उनके बीच में सामंजस्य बिठाना, अगर उनके लिए जो और प्रशासनिक जो नियम उपनियम बनाना, ये सारे काम मंत्रिमंडल के ही होते हैं। मंत्रिमंडल इन सब कामों को लीड करता है। एज ऑफ ऑल उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसके लिए। मंत्रिमंडल का परंपरागत कार्य संसद द्वारा पारित कानूनों या विधियों को क्रियान्वित करना और प्रशासन का संचालन करना है। थियोरेटिकली एज अ प्रिंसिपल ये है कि जो संसद जो भी कानून बनाती है उन विधियों को क्रियान्वित करना मंत्रिमंडल का काम है। ब्रिटेन में समस्त कार्यपालिका शक्ति जो राजा में निहित है उसका उपयोग मंत्रिमंडल करता है। मंत्रीगण विभिन्न विभागों के अध्यक्ष होते हैं। वे अपने विभागों का संचालन और उनके कार्यों की देखभाल करते हैं। संपूर्ण मंत्रालय को मंत्रिमंडल के आदेशों का पालन करना पड़ता है और उसके निर्धारित नीतियों व निर्णयों को क्रियान्वित करना होता है। जो पूरी मिनिस्ट्री है, जो पूरी सरकार है, उसके मंत्रिमंडल के जो आदेश होते हैं उसको क्रियान्वित करना होता है, उसके आदेशों का पालना करनी होती है। मंत्रिमंडल सरकार की नीति को क्रियान्वित करने के उद्देश्य से विभिन्न विभागों को एक सूत्र में बांधता है और देखता है कि उनके कार्यों में अंतर्विरोध ना हो, वे एक दूसरे के कार्यक्षेत्र का अतिक्रमण ना करें और सभी के कार्यों में समन्वय रहे। राजनयिक स्तर पर बड़े बड़े पदाधिकारियों का चयन भी मंत्रिमंडल ही करता है। राजा तो उन्हें केवल औपचारिक रूप से नियुक्त कर देता है। जैसा कि हम बार बार कह रहे हैं कि संसदीय प्रणाली में 2 कार्यपालिकाएं होती है। एक जो राजा या राष्ट्रपति जो भी हो वो औपचारिक कार्यपालिका है और जो वास्तविक कार्यपालिका वो है मंत्रिमंडल। अब ये जो वास्तविक कार्यपालिका है मंत्रिमंडल, ये इन शक्तियों का जो राजा के नाम की सारी शक्तियों का उपयोग करती है और
क्योंकि राजा की शक्तियाँ विस्तृत हैं तो कार्यपालिका को स्वतः ही वो सारी विस्तृत शक्तियाँ प्राप्त हो जाती हैं। नीति निर्धारण से लेकर उनकी क्रियान्विति तक सारी जिम्मेदारी मंत्रिमंडल की है। और अलग अलग विभागों में सामंजस्य बिठाना, किसी के अधिकार किसी के क्षेत्र में अतिक्रमण ना हो, इन सब का ध्यान रखना भी मंत्रिमंडल का ही कार्य है। राजनयिक कौन से देश में कौन जाएंगे, ये सारा निर्धारण मंत्रिमंडल करता है। प्रदत्त व्यवस्थापन या विधान की शक्ति ने मंत्रिमंडल के कार्यपालिका संबंधी अधिकारों को और भी विस्तृत कर दिया है। प्रदत्त व्यवस्थापन यानी डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। जो यूके है वहाँ पर यूनिटरी गवर्नमेंट है, एकात्मक शासन है, लेकिन वो जो केंद्रीय शासन है, जो केंद्रीय कार्यपालिका है, वो अपने कार्यों को क्रियान्वित करने के लिए डेलीगेट करती है कुछ पावर्स को। अपने से नीचे वाले अधिकारों को कुछ अधिकार देती है काम करने की। संसद कानूनों की केवल मोटी मोटी रूपरेखा बना देती है और मंत्रिमंडल नियमों विनियमों द्वारा आवश्यक कार्रवाई को संपादित करता है। अब डेलीगेटेड लेजिस्लेशन प्रदत्त व्यवस्थापन या विधान की शक्ति ने मंत्रिमंडल के कार्यपालिका संबंधी अधिकारों को और भी विस्तृत कर दिया है। जो संसद है वो कानून की केवल मोटी मोटी रूपरेखा तैयार करती है और मंत्रिमंडल ही नियम उपनियम सारे बनाती है। इसीलिए इस प्रदत्त व्यवस्थापन से के कार्य से भी मंत्रिमंडल की शक्तियाँ बढ़ गई हैं। संसद में प्रशासन से संबंधित प्रश्नों और आलोचना का उत्तर मंत्रिमंडल को ही देना होता है। जैसे पहले भी कह चुकी कि पूरी जिम्मेदारी मंत्रिमंडल की है कि कौन से कानून बनाए गए, उसकी अब उनकी अगर आलोचना होगी तो उसको जवाब देना भी मंत्रिमंडल का ही काम है। उसे प्रशासन को उन दोनों से मुक्त करना होता है जिसके कारण उन दोषों से मुक्त करना होता है जिसके कारण सरकार की आलोचना होती है। जो भी क्रिटिसिज्म हो, जो भी ड्रॉबैक्स है, जो कमियां हैं, उसको दूर करना मंत्रिमंडल का ही दायित्व है। इस प्रकार हम ये देखते हैं कि कार्यपालिका की जो से संबंधित जितनी भी अधिकार हैं राजा को, वो सारी विस्तृत शक्तियाँ मंत्रिमंडल प्रयोग में लाता है। अब हम बात करते हैं वित्त संबंधी अधिकारों की। वित्तीय क्षेत्र में भी मंत्रिमंडल की शक्तियां बहुत महत्वपूर्ण हैं। मंत्रिमंडल ही राज्य के समस्त व्यय के लिए उत्तरदायी है, यानी कहाँ खर्च होगा, किस प्रकार खर्च होगा, किस मद में खर्च होगा, ये तय करना मंत्रिमंडल की जिम्मेदारी है। और इसके लिए आवश्यक वित्त जुटाना कि कहाँ से पैसा आएगा, किस सोर्स से आएगा, कहाँ, ये सारा काम, ये सारी जिम्मेदारी मंत्रिमंडल की है। लोक सदन में वार्षिक राजकीय बजट को प्रस्तुत करना मंत्रिमंडल का अधिकार माना गया है। संसद में बजट प्रस्तावों की आलोचना का उत्तर देना और संसद सदस्यों के कटौती प्रस्तावों से सरकारी पक्ष की रक्षा करना मंत्रिमंडल का उत्तरदायित्व माना जाता है। ये जो वित्त संबंधी अधिकार है वो भी काफ़ी सारे होते हैं मंत्रिमंडल के। मंत्रिमंडल तय करता है कि क्या खर्च होगा और उस खर्च को पूरा करने के लिए पैसा कहाँ से आएगा। बजट प्रस्तुत करना, वार्षिक एनुअल बजट प्रस्तुत करना, ये भी मंत्रिमंडल का ही काम है। और उस बजट की बहस में, उस बजट के लिए जो प्रस्तावों की आलोचना होगी या कटौती प्रस्ताव रखे जाएंगे, उनसे बचाना सरकार को, ये सारे जो काम हैं वो मंत्रिमंडल करता है। इस उत्तरदायित्व को मंत्रिमंडल निभाता है। मंत्रिमंडल बजट को संसद में प्रस्तुत करने के बाद भी उसमें आवश्यक परिवर्तन कर सकता है। तो अगर मंत्रिमंडल को जो बजट प्रस्तुत कर चुका उसमें अगर उसे लगे कि कुछ परिवर्तन होना ज़रूरी है तो वो भी
कर सकता है। सरकार के उत्तरदायित्व पर ऋण लेने की व्यवस्था भी मंत्रिमंडल ही करता है। ऋण लेना, कर्जा लेना, अपनी खर्चों को पूरा करने के लिए, ये काम भी मंत्रिमंडल करता है। ये निर्णय करने का अधिकार भी मंत्रिमंडल को ही है कि कौन सा व्यय संचित निधि यानी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और कौन सा आकस्मिक निधि कंटिजेंसी फंड से लिया जाएगा। ये जो दो फंड्स होते हैं गवर्नमेंट के पास, सरकार के उत्तरदायित्व पर ऋण लेने की व्यवस्था भी मंत्रिमंडल ही करता है। यह निर्णय करने का अधिकार भी मंत्रिमंडल को ही है कि कौन सा व्यय संचित निधि से लिया जाए और कौन सा व्यय आकस्मिक निधि से। ये जो दो तरह की निधियां होती है सरकार के पास, उनमें से किस खर्च को, किस मद को किस से लेना है, ये भी मंत्रिमंडल तय करता है। इस तरह से वित्तीय क्षेत्र में मंत्रिमंडल को व्यापक अधिकार प्राप्त है। अब इन तीनों के अलावा और कुछ काम है और कुछ कार्य हैं, जैसे मंत्रिमंडल द्वारा व्यवस्थापिका से संबंधित काम, कार्यपालिका से संबंधित काम, इसके अलावा कुछ और काम भी हैं, कुछ और कार्य हैं। मंत्रिमंडल द्वारा कुछ और महत्वपूर्ण काम किए जाते हैं, जैसे नंबर 1, गृह मंत्री के परामर्श पर राजा द्वारा क्षमा के अपने अधिकार, विशेषाधिकार का प्रयोग। क्षमा का अधिकार राजा को है, लेकिन इस अधिकार का प्रयोग वह गृह मंत्री, जो मंत्रिमंडल का हिस्सा है, उसके परामर्श पर करता है। और प्रधानमंत्री के परामर्श पर उपाधियों का वितरण किया जाता है। जो उपाधियां दी जाती है, जो टाइटल्स दी जाती है, वो राजा प्रधानमंत्री के परामर्श पर करता है। फिर राजा द्वारा देश विदेश में जितनी भी महत्वपूर्ण नियुक्तियां की जाती है, वो मंत्रिमंडल के परामर्श पर ही होती है। 4, महत्वपूर्ण न्यायालयों के न्यायाधीश द्वारा राजा द्वारा लॉर्ड चांसलर के परामर्श के अनुसार ही नियुक्त किए जाते हैं। लॉर्ड चांसलर जो मंत्रिमंडल का सदस्य है, वो न्यायाधीश नियुक्त करने में राजा की सहायता करता है। राजा जो लॉर्ड चांसलर तय करता है, राजा उन्हीं को नियुक्त करता है। प्रधानमंत्री के परामर्श पर ही राजा लोक सदन को विघटित करता है। संसद का जो लोअर चैम्बर है, लोक सदन, हाउस ऑफ कॉमन्स, उसे विघटित करने का कार्य राजा करता है, लेकिन परामर्श प्रधानमंत्री का होता है। स्पष्ट है कि मंत्रिमंडल को व्यवस्थापन, कार्यपालन और वित्तीय सभी क्षेत्रों में व्यापक अधिकार प्राप्त है और प्रदत्त व्यवस्थापन से इस कार्य और अधिकार क्षेत्र में और भी विस्तार हुआ है। ये सारी शक्तियाँ हमने जिनका विवरण दिया है, ये है ब्रिटिश मंत्रिमंडल की शक्तियाँ। आशा है आप लोगों को इस विषय में, इस लेक्चर से काफ़ी मदद मिलेगी।